दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे बीच नगरी सिहावा क्षेत्र के अंतिम छोर में बसे गांव के किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले, छात्र जीवन में ही राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर सक्रिय राजनीति में उतरने वाले जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति मनोज साक्षी हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मनोज भैया, आप वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। आप सक्रिय राजनीति में कब से हैं और राजनीति में क्यों आए? आपका उद्देश्य क्या रहा राजनीति में आने के पीछे का? भैया, मैं अंतिम छोर का आदमी हूँ और अंतिम छोर के आदमी होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी समस्याएं थी। समस्याएं को हम लोग ऐसी फेस करते थे, कभी कलेक्ट्रेट के माध्यम से, कभी एसडीएम के माध्यम से, कभी इनके माध्यम से। और जो हमारे पुरखा लोग थे, पूर्वज लोग थे, उन्होंने हमेशा फेस किया। तो हम उस गाँव के पढ़े लिखे लड़के थे, तो हम लोग उनके साथ सीखने के पश्चात जो है ये जब यहाँ पे आने की बात हुई तो कहीं ना कहीं हम लोग का एक सहारा होता था राजनीति। जो राजनेता लोग थे उनके पास जाना होना, तो एक उनसे थोड़ा सा इंस्पायर हुई कि कोई भी काम किया जा सकता है। राजनीति एक बहुत माध्यम है, तो राजनीति में हमारा जो है ना आना जो है ना, उसमें उसी समय हमारा रुझान जो है राजनीति में आने का हुआ। कितने साल हो गए आपको सक्रिय राजनीति में? सर, मैं 2000 से जुड़ा हुआ। एनएसयूआई की राजनीति किया हूँ। एनएसयूआई के बाद जो है सीधा पंच की चुनाव जीता। पंच चुनाव जीतने के बाद जो है ना पंचायत की राजनीति की। पंचायत की राजनीति करने के बाद जो है ना जिला पंचायत में कुछ काम हुए, मतलब जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और जिला पंचायत में भी अच्छे मतों से मैं जिला पंचायत बना। सिहावा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से आपकी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। अगर आपको पार्टी उम्मीदवार बनाती है और जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो आपकी उस क्षेत्र में प्रमुखताएं क्या रहेगी? किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और जीतने के बाद कौन सा काम उस क्षेत्र के लोगों को कराना चाहेंगे आप? अब देखिए भैया, सिहावा विधानसभा लोगों का जो है ना विकास की अवधारणा जो अलग अलग है। सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर सड़कें पुल को इसको विकास मानते हैं, लेकिन मेरा मानना कुछ अलग है। मैं जो है इन चीज़ों से अलावा वहाँ के जो लोगों के जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो कहना चाहिए जो उनको जो मिलना चाहिए, वो चीज़ आज भी वहाँ पे थोड़ा सा नहीं मिल पाया है। उसके लिए प्रयास जारी है। हम लोग जिला पंचायत में सतत कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे 34 गांव है वहाँ का। 34 गांव कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से अलग हो रहे हैं, थोड़ा सा टूटे। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे फंडामेंटल राइट्स का भी वहाँ पर वायलेंस हो रहा है। तो उसी के चलते हमारा प्रथम प्रायोरिटी वही रहेगा कि उस क्षेत्र के लोगों को जो अधिकार है वो सुनिश्चित हो, और अधिकार के साथ साथ जो और भी शिक्षा के क्षेत्र होगा या व्यवसाय के क्षेत्र है, लोगों को उस पर आगे लाने का मेरा प्रयास रहेगा। आपने बहुत अच्छी बात बोला, विकास का अधिकार। उस क्षेत्र के लोग आज भी अधिकारों से वंचित हैं। आप ऐसा मानते हैं कि उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कमजोरी रही है, ताकि जो लोगों को उनको अधिकार मिलना था वो नहीं मिल पाया? देखिए, जनप्रतिनिधि की कमजोरी तो नहीं, लेकिन ये है कि किस जनप्रतिनिधि ने उनके अधिकार के प्रति संवेदनाएं नहीं जता पाए। उनके अधिकार जो थे यथावत आज पड़े हुए हैं, कानूनों में और किताबों में पड़े हुए हैं। उनको लेके जो है ना जिस प्रकार से आवाज़ उठनी चाहिए थी वो नहीं उठ पाई। सिहावा क्षेत्र काफ़ी रूरल बेल्ट माना जाता है। वहाँ के लोग काफ़ी भोले भाले हैं, छल कपट नहीं जानते। एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं कमी रही है। तो आपको अगर मौका मिला तो क्या आप एजुकेशन को लेके, लोगों में जागरूकता को लेके कोई अभियान चलाने का काम करेंगे? जी, बिल्कुल। हमारा प्रथम प्राथमिकता है कि उस क्षेत्र के लोगों को शिक्षा से जोड़ा जाए, क्योंकि आपको विदित होगा कि उस क्षेत्र में काफ़ी चीज़ 8वीं के बाद लड़के जो है ना या शिक्षक छात्राएं जो है वो नहीं पढ़ पाते। पढ़ने का वजह ये है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं पे वहाँ पे जो सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाया है। तो हमारा सबसे प्राथमिकता रहेगा कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो आएँ और आगे जाके उच्च शिक्षा ग्रहण करें। इसके लिए जो छोटी हमारी योजना है कि वहाँ जो सेटअप स्कूलों का सेटअप है वो अंतिम छोर तक भी पहुँचे। अंतिम छोर तक के अंदर से कि वहाँ उन लोग को रहने का व्यवस्था हो, पढ़ने का व्यवस्था हो, इस टाइप से वहाँ पे हो, ताकि वहाँ के लोग जो है मतलब वहाँ के लड़के जो है ना उच्च शिक्षा हासिल कर सके। और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है भैया
कि जो वो जो है ना अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है मतलब वो अपने जीवन की लड़ाई और जो संघर्ष है वो लड़ाई लड़ा जा सकता है शिक्षा ही से ही। नगरीय सेवा क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि काफ़ी तेजी से वहाँ पे धर्मांतरण काम चल रहा है। अगर आपको मौका मिला तो इसको लेके आप क्या करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा विकट समस्या दिखता है मुझे ट्राइबल बेल्टों में खास कर, क्योंकि आदिवासी काफ़ी भोले भाले होते हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रयास रहेगा या आप क्या करना चाहेंगे इसको लेके? देखिए, धर्मांतरण का विषय जो है सही, आप सही कह रहे हैं कि अंदर अंदर में काफ़ी फल फूल रहा है, और इसको रोकने के लिए एक माध्यम जो है वो शिक्षा ही है। अगर शिक्षा नहीं होगा, हमारे लोग जो है ना भोले भाले हैं, वो किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्द अडॉप्ट कर लेते हैं। आदिवासी स्वयं एक मतलब किसी सभी धर्मों को अपनाने के लिए एकदम ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, और इसलिए हम लोग को एक ऐसा शिक्षा बनाना पड़ेगा, ऐसा नीति हम लोग को बनाना पड़ेगा। वैसा नीति हम लोग तैयार किए हैं कि लोग जो है शिक्षा से जुड़े और किसी भी जो लालसा है या प्रलोभन है इस पे ना आके जो है वो अपने मूल धर्म में ही हो रहे। राजनीति में आपके आने के पीछे किसी कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है जिसको लेके आप लोग राजनीति करते हैं। राजनीति में आने के पीछे आप कौन आपके मॉडल है जो जिनके चलते आप राजनीति में आने का काम किए? हर आदमी का कोई ना कोई एक व्यक्ति होता है कि जिससे आदमी इम्प्रेस होके राजनीति करता है। आपका राजनीति के कोई ऐसा है व्यक्ति या कोई शख्स है जिसको आप अपना मॉडल मानते हैं, जो आपका रोल मॉडल हो? देखिए, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं। हम क्या है समस्याओं से जूझते कई ऐसे लोगों से टकराए, कईयों ने हमारी मदद की, कईयों ने दुत्कारा भी, कईयों ने हमारा सहयोग भी नहीं किया। लेकिन कुछ लोग जो है जो कहना चाहिए जो कि हमारे साथ जो है ना अगर जुड़ के काम किए। हमारे साथ एनजीओ से हम लोग काम करते थे, तो एनजीओ के लोग आते थे, तो उन्होंने के साथ डायरेक्ट हमारा राजनीतिक लोगों से संपर्क होता था। बस संपर्क ही होता था, लेकिन ऐसा आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसको हम कह सकें कि हमारे गुरु हैं। लेकिन हम जैसे जिला पंचायत बने तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का उसके कार्य योजना उनकी शैलियों को देख के उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। भूपेश बघेल जी के संघर्षों को जब देखते हैं तो हम उनको गुरु मानते हैं। आपके 5 वर्ष का लगभग 4 वर्ष का हो गया जिला पंचायत में। आपकी जिला पंचायत में क्या उपलब्धि है जिसको आप मानते हैं कि जनता के बीच की जो मैंने करवाया, ऐसा कोई काम आपकी नज़र में? हाँ जी, ऐसा तो है हमारा। इसमें हमने जैसे आपको पहले बताया कि हम विकास जो है ना उनको नहीं मानते, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं मानते, हम उनके अधिकारों को के लिए काम किए सब। क्योंकि भैया मैं वन क्षेत्र से आता हूँ, तो वन क्षेत्र में वन अधिकार जो है वहाँ के लोगों के लिए, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया 1927 के बाद से जब अभ्यारण्य बना तो लोगों का जो है ना वहाँ आवाजाही बहुत कम हो गया। फॉरेस्ट का कहीं ना कहीं अत्याचार और मतलब कहना चाहिए रोक टोकी, जिससे काफ़ी असर पड़ा। कहीं न कहीं लोग किसानी से त्रस्त से, कहीं न कहीं उन लोगों को पट्टा या मुआवजा की स्थिति कहीं पे नहीं बन रही थी। तो सर्वप्रथम हमने वन अधिकार को लेकर जगह जगह बैठ के कार्यशाला है। इवन आपको बताया कि एक एक व्यक्ति को हमने स्लेट पेंसिल में कानून के बारे में बताया, और कानून में बताया तो हमने सर्वप्रथम जो है टाइगर रिजर्व है जहाँ पे कभी कल्पना ही नहीं किया जा सकता था कि वहाँ पे वन अधिकार के पट्टे दिए जाएंगे। किंतु हम जब यहाँ पे निर्वाचित होने के पश्चात हमको सभापति नहीं, हम खुद स्वयं सभापति का पद नहीं लिए, और हम लोग डीएलसी में बैठे। डीएलसी से ही पूरा होता था, तो डीएलसी का पद हमने मांगा, और डीएलसी पद मांगने के पश्चात हम डीएलसी में बैठे, और प्रथम जो हमारी डीएलसी का मीटिंग हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का, तो उसमें सीधा हम कलेक्टर से बहस हुआ, डीएफओ से बहस हुआ। बहस होने के बाद हमने अपना तर्क रखा और हमने प्रथम वन संसाधन कोर जोन बफर जोन में निकाला। प्रथम वन संसाधन जो राज्य का प्रथम वन संसाधन था। तो इसके बाद एक लहर सी चली गांव में दूर दूर की मनोज साक्षी ने ऐसा कराया। फिर हर गांव से हमको बुलावा आया, मैं हर गांव में पहुंचा। हर गांव में पहुंचने के बाद हमारी दूसरी उपलब्धि हुई कि कोर जोन में अड़ंगाया तक जंगल 2 प्रकार के बटे हुए थे रिजर्व क्षेत्र का, एक कोर जोन, दूसरा बफर जोन।
बफर जोन में कुछ शिथिलताएँ थी, लेकिन कोर जोन में बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। तो कोर जोन के लिए हमने काफ़ी मशक्क़त किया। मशक्क़त करने के पश्चात कोर जोन जो मिला वहाँ, तो वो भी राज्य का प्रथम कोर जोन हुआ है। इस प्रकार हमने 2 बार का कोर जोन कवर किया। उसके बाद हम सोचे कि कुछ नया किया जाए। फिर नगर पंचायत क्षेत्र, चूँकि नगरी जो स्थानीय जो नगर पंचायत क्षेत्र है, ये योजनाएं ग्राम पंचायतों में होती है, किंतु नगर पंचायत क्षेत्र में भी वन अधिकार का प्रावधान थे। तो वन अधिकार का जो है हमने प्रक्रिया नगर पंचायत नगरी में शुरू किया, और नगरी में जो शुरू किए वो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वो थी देश का प्रथम नगरीय निकाय चुनाव, मतलब वन अधिकार जो है संसाधन का अधिकार जो प्राप्त करने का। तो ये हमारी कुछ उपलब्धियाँ थी। उसके बाद हमने पुनः फिर तीसरी उपलब्धि थी। चौथी उपलब्धि हमने कि हुआ कि वन अधिकार जब चालू हुआ था तो उसमें क्या था कि 2 गांव लड़ जाते थे, कभी 3 गांव लड़ जाते थे पारंपरिक सीमाओं को लेकर। तो उन सीमाओं को सीमा एक होता था, गांव अलग ही होते थी, तो उनको एक करने का जो काम किए। और हमने प्रथम जो है राज्य का प्रथम लखमा, मैनपुर, बनियाडीह, ये 3 पंचायतों को, 3 ग्राम सभाओं को एक साथ संयुक्त रूप से दावा करवा कर उनके जो है अधिकार हमने दिलाए। ये हमारी चौथी उपलब्धि थी। और हम इसके बाद जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हमारा होता ही रहा है। हमने काफ़ी टैंकर भी दिए हैं, छोटे जो मांग थे, जो पुल पुलिया वगैरह वो सब चीज़ हमने कराया। नरेगा में काफ़ी अच्छा काम करवाया। तो लोगों का रुझान जो है वो समय बोले कि अब हम लोगों से सुबह उठ के चले जाते थे, कभी भी गोदी की स्थल में हो जाए, कहीं भी हो जाए, उनकी समस्याएं सुनते थे। गांव में जाके लोगों के साथ बैठना चालू किए। तो ये कारण है कि लोग हमें चाहते हैं और कहते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप दावेदारी प्रस्तुत कीजिए। ऐसा उन लोग को कहना है, हम स्वयं भी कह रहे हैं इस पर। अभी कुछ दिनों पहले कुछ फॉरेस्ट के गांवों को राजस्व गांव में बनाया गया। जी, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं मिल पाई है। जी। ऐसे काफ़ी गांव है जो आए दिन लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों से जिला प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं। इसको लेके क्या आपको लगता है कि रियल में आज भी वहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिल पाई है? देखिए जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अधिकार उनको सुनिश्चित हो गए, लेकिन अधिकार का मिलना और क्रियान्वयन का होना, ये जमीन आसमान का फर्क होता है। क्रियान्वयन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि राजस्व में जो सुविधाएं हैं उसमें बंधने और बंदिशें नहीं हैं, किंतु फॉरेस्ट का जो लैंड है उसको अधिकार आप लेते हैं। तो दिक्कतें ये रहती है कि कुछ बिंदुओं पे वन विभाग के साथ सार्थक चर्चा करना पड़ता है, उनके साथ मिलके, और जो है ना पायलट प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये कार्यक्रम अभी नहीं हुआ है। अगर हम आगे रहें तो इस पे भी हम काम करेंगे और लोगों को जो सुविधाएं हैं वो दिलाने का काम करेंगे। नगरीय सेवा क्षेत्र से अगर पार्टी आपको मौका देती है और जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो वहाँ के लोगों से आप क्या वादा करना चाहते हैं जो लोग लाइफ टाइम आपको याद रखें, एक विधायक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में? वादा तो हम किसी प्रकार के नहीं करेंगे, क्योंकि हम काम पे विश्वास करते हैं। किसी प्रकार के खोखले दावे और इस पर नहीं करते हैं। जैसा भी होगा हम निश्चित तौर पे उनकी जो मांग के अनुरूप ही काम करेंगे, चाहे जिस भी परिस्थिति हो जाए, और न्याय संगत और कानून सम्मत ही हम बात करेंगे उस पर। बस कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव की कार्रवाई शुरू होगी। छत्तीसगढ़ में क्या इस बार फिर से कांग्रेस सरकार बन पाएगी? जी बिल्कुल बनेगी कांग्रेस सरकार। इसलिए बनेगी क्योंकि योजनाएं इतनी सारी है कि योजनाएं अगर हम गिनाना चाहें तो शाम हो जाएगा। और योजनाएं जो है ना वो जमीन स्तर पे क्रियान्वित भी हो रही है। वो सरकार की जो योजनाएं काफ़ी बहुत अच्छी योजनाएं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही है। ऐसा मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बका, जिसको लोग प्यार से काका बोलते हैं, उनका जादू आज भी लोगों के दिलो दिमाग में है। बिल्कुल काका का जादू बिल्कुल है और सर चढ़ के बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धमतरी के गोट के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे बीच जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी ने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। अगली बार एक नए शख्सियत के साथ हम फिर से मुलाकात करेंगे।